हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्सेट 11 की कंप्लीट स्ट्रैटेजी ए टू जेड। मतलब जो बच्चा बिल्कुल नया है, जो इस साल फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाला है, उसको भी इस वीडियो के एंड तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ नॉर्सेट, क्या एग्ज़ाम डेट रहेगी, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होता है, प्लानिंग कैसे करनी है, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें, टेस्ट सीरीज़ लेनी है नहीं लेनी है, नीट एफएमजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नहीं पूछे जाते हैं, क्या माइंडसेट होना चाहिए, एंड एट लास्ट हाउ आई डिड, मैंने कैसे जो है एग्ज़ाम क्लियर किया था, कैसे मेरा AIR 40 आया था। ओके, तो जो भी एक न्यू एस्पिरेंट के डाउट होते हैं, बहुत छोटे छोटे डाउट्स, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक से पढूं, MCQ कहाँ से करूं, टेस्ट सीरीज लूं या नहीं लूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते रहते हैं। तभी जो है मैंने बैठ के सारा लिखा है क्या कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, और उसी के बेसिस पे ये वीडियो बनाई जा रही है। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी जो नॉर्सेट 11 का एग्जाम देंगे उसमें दो तरह के एस्पिरेंट्स होंगे। एक तो होंगे फर्स्ट टाइम वाले जो बिगनर्स हैं, सेकंड होंगे रिपीटर्स जो ऑलरेडी एग्जाम पहले दे चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट एक बार दे चुके हैं, 2 बार 3 बार, जितनी बार भी लोगों ने दिया है, ठीक है, तो वो रिपीटर्स के अंडर हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि क्या फर्स्ट टाइम में एग्ज़ाम निकालना पॉसिबल है। आई नो सबसे पहला थॉट एक एस्पिरेंट को यही स्ट्राइक करता है कि फर्स्ट टाइम में पॉसिबल है या नहीं है। ओके, बिकॉज इतना सारा क्योस जो है इंटरनेट पे फैला हुआ है कि 2 बार दे चुके हैं, 3 बार एग्जाम दे चुके हैं, 4 बार दे चुके हैं, बट एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, दिस एग्जाम इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट, ये जो है 2 या 3 बार के बाद ही निकलता है। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ ये एक मिथ है, ये एग्ज़ाम जो है फर्स्ट टाइम में निकल सकता है। बहुत हल्का एग्ज़ाम भी नहीं है, बट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम तो शॉर्ट नहीं है ये। ओके, मैंने अपना एग्ज़ाम जो है फर्स्ट टाइम में निकाला था। ऐसे बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे मिलेंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम में एग्ज़ाम निकाला हुआ है। ठीक है, तो इट्स कम्प्लीटली पॉसिबल कि पहले टाइम में जो है एस्पिरेंट जो है एग्ज़ाम निकाल ले। ओके, इस एग्ज़ाम से डरना नहीं है। सेकेंड पॉइंट, जो रिपीटर्स हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी, आई नो आप लोगों की हिम्मत थोड़ी सी टूटी हुई है कि यार नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ, लास्ट टाइम भी नहीं हुआ था, ये करके देखो भाई, जो हो गया हो गया, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। व्हाट वी कैन चेंज इज अभी कमिंग डेज में हम कैसे प्लान करें सब चीज़ों को कि इस बार का नॉर्सेट 11 में हमारा शॉर्ट सिलेक्शन हो जाए। भूल जाओ पिछली चीज़ें जो हुई हैं, सब कुछ भूल जाओ, उन चीज़ों को याद रख के कोई फायदा नहीं होने वाला है। बट दिमाग में बस इतना रखना है कि नॉर्सेट 11 निकालना है। ठीक है, बहुत बार जो है कुछ एस्पिरेंट जो है बाद में एग्जाम निकालते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी जो फर्स्ट टाइम में निकालेंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है, दोबारा से हिम्मत करनी है, दोबारा से खड़े होना है। मेरे कहने से खड़े हो जाओ यार, मिलके मेहनत करते हैं एंड जस्ट रॉकेट। इस बार जो है कर दो, निकाल दो एग्जाम को। ठीक है, 4 महीने बचे हुए हैं, बहुत टाइम है एग्जाम निकालने के लिए। और तुम्हारे केस में एक अच्छी चीज़ ये है, यू आर एक्सपीरियंस्ड, तुम्हें पता है पेपर कैसा आता है। ठीक है, तो एक बार या 2 बार हम एग्जाम दे लेते हैं तो हमें पैटर्न समझ आ जाता है कि क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं। तो रिपीटर्स के केस में ये बेनिफिट भी मिलेगा उन्हें। ठीक है, बस इस बार क्या करना है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है और बिल्कुल लकीर के फकीर बन जाना है। एक लकीर खींच दो और उसी के पीछे जो है ब्लाइंडली उसे फॉलो करते जाओ। एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उसी को जो है लास्ट तक फॉलो करेंगे। फाइन, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट इज एग्जाम डेट। इस बार एग्जाम डेट क्या होने वाली है हमें पता तो होना चाहिए कि कब पेपर है, तभी तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। तो अपना प्री एग्जाम रहेगा 13 सितंबर 2026 को, जिस दिन होगा संडे। ठीक है, और रिजल्ट इसका आएगा 18 सितंबर को। ओके, देन उसके बाद में मेंस रहेगा 30 सितंबर को, दैट इज वेडनेसडे को। ये हमारी एग्जाम की डेट है। ठीक है, नाउ कम टू पेपर पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है हमें पता होना चाहिए। हमारे 2 एग्जाम होते हैं इसमें, एक प्री होता है एंड एक मेंस होता है। ओके, प्री में जो है 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 में से 80 क्वेश्चन हमारे नर्सिंग के रहेंगे एंड 20 जो है नॉन नर्सिंग रहेंगे। नर्सिंग में कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमें पता है ऑलरेडी। इसमें से भी जो है कुछ सब्जेक्ट्स मेजर होते हैं एंड कुछ जो है माइनर होते हैं। मेजर में हमारे सब्जेक्ट्स है फंडामेंटल्स है, गाइनी है, पीडिया है, या फिर साइकेट्री है, MSN है, ये सब जो है मेजर में आते हैं। माइनर में जैसे न्यूट्रिशन है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फार्मा है, या फिर आपका रिसर्च है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब जो है माइनर में आते हैं। ठीक है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो बना रखा है, तो मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। ओके, इस एग्जाम में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। फाइन, उसके बाद में हमारा आता है मेंस एग्जाम। इसमें होते हैं 160 क्वेश्चंस और ये जो है सारे नर्सिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई नॉन नर्सिंग क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज प्लानिंग। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्जाम में।
आपका चाहे कोई भी एग्जाम है, चाहे क्लास 1 जॉब का एग्जाम है, चाहे क्लास 4 का है, सबके लिए हमें एक प्लानिंग करनी पड़ती है। ये एक बेसिक चीज है। एक ढंग की प्लानिंग करो, आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। प्लानिंग में सिर्फ 2 चीजें होती हैं। एक तो होती है हमारी स्ट्रेटजी, जो हम स्टार्टिंग में बना लेते हैं, एंड सेकंड इज इम्प्लीमेंटेशन। मतलब एक स्ट्रेटजी जो हमने बना ली है उसका डेली इम्प्लीमेंटेशन करना है, वीकली उसको हमने फॉलोअप करना है, मंथली फॉलोअप करना है कि जो हमने टारगेट रखा था वो मीटअप हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, अब देखो स्ट्रेटजी बनाने के तरीके क्या हैं। स्ट्रेटजी बनाने का तरीका है, पेपर का सिलेबस पढ़ो कि क्या क्या जो है सिलेबस होता है, इसमें कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। PYQs देखो थोड़े से, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ आपने ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगा। बट लास्ट का 1 साल का भी पेपर देखोगे तो आपको टर्म समझ आ जाएंगे कि इस लेवल से का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, उसके बाद में आप जो है टॉपर स्टॉक सुन सकते हो, जिन लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम निकाला है उन्होंने कैसे निकाला था। ठीक है, देखो भाई सब लोग जो है अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी बताएंगे कि मैंने ये वाली बुक पढ़ी थी, मैंने ये वाली पढ़ी थी। ठीक है, सब अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, उनके लिए वो वाली स्ट्रेटेजी वर्क कर गई। ठीक है, एक जगह पे पहुंचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप सीधा भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है, पर पहुंचोगे आप यहीं पे। ठीक है, किसी रास्ते से थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाते हो, कोई शॉर्टकट होता है, और थोड़ा सा कोई किसी से आप लॉन्ग वे में पहुंचोगे, बट पहुंचोगे आप डेस्टिनेशन में। गलत कोई नहीं बता रहा है, बट हाँ किसी के लिए कुछ वर्क करते हैं, किसी के लिए दूसरी चीज वर्क करती है। तो आप क्या करो, 4 या 5 लोगों की सुन लो कि कौन क्या बता रहा है। उसके बाद में जिसके साथ आपका थॉट ज्यादा अलाइन होता है, ठीक है, जिसकी बातें ज्यादा समझ आती हैं या जिसकी बातें ज्यादा प्रैक्टिकल लगती हैं, उस स्ट्रेटेजी से आप जो है स्टिक हो सकते हो। फाइन। या फिर आप क्या कर सकते हो, कुछ चीजें किसी की अच्छी लगी हैं, कुछ किसी की अच्छी लगी हैं, मिला के अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी बनानी कब है, स्ट्रेटेजी के लिए आप 1 दिन ले लो, पूरा 1 दिन निकालो, उसमें जो है आप सारी रिसर्च कर लो, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, क्या सिलेबस था, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, सब कुछ जो है एक जगह मोटे मोटे पॉइंट्स लिख लो, और फिर जो है बैठ के अपनी स्ट्रेटेजी बना लो। इसके लिए 1 दिन से ज़्यादा मत लगाना। ठीक है, 1 दिन बहुत होता है, अगले 4 महीने जो है अभी प्लान करके रख लो। फाइन। उसके बाद में सेकंड थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन, जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। खाली स्ट्रेटजी बनाने से तो कुछ होगा नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो आज का 1 दिन या कल का 1 दिन जो है स्ट्रेटजी बनाने में लगाओ, और फिर जो है 4 महीने उसको बिल्कुल जुट के जो है हमने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब स्ट्रेटजी स्टार्टिंग में क्यों बनानी चाहिए, देखो अभी जो है तुम एक वाइडर लेंस से चीजें देखोगे। ठीक है, अभी इम्प्लीमेंटेशन में घुसे नहीं हो। ओके, तो हम जो है वाइडर लेंस से चीज़ें देखते हैं कि हमें पता चलता है कि ये हमारा सिलेबस है, इतना टाइम लगता है प्रिपेयर करने में, एक बंदा ये बोल रहा है, दूसरा बंदा ये बोल रहा है। ठीक है, तो हम वाइडर लेंस से चीज़ों को देखते हैं और जो है अच्छे से चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। बट एक बार अगर तुम प्रिपरेशन में कूद गए, ठीक है, 2 महीने के बाद में फिर जो है आप स्ट्रेटजी बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर लगेगा यार टाइम ऑलरेडी जा चुका है, अब कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सी किताबें लूँ। ठीक है, तो सब कुछ जो है स्टार्टिंग से प्लान करके रख लो कि यार इस मंथ में मैं जो है फॉर एग्जाम्पल इट्स 1 मई टुडे। ठीक है, मई में जो है मैं क्या पढ़ूंगा, जून में क्या पढ़ूंगा, जुलाई में क्या पढ़ूंगा, अगस्त में क्या पढ़ूंगा, कितनी बार मुझे रिविजन करनी है, मॉक टेस्ट मुझे कब लगाने हैं। ठीक है, ये सब लिख के रखो। पेपर से पहले मैं कितनी रिविजन्स को एम कर रहा हूँ, मैं कितनी बार रिविजन करके जाऊँगा, 3 बार करके जाऊँगा, 4 बार करके जाऊँगा या 5 बार करके जाऊँगा, सब कुछ जो है पहले से प्लान करके रखो। ठीक है, और प्लानिंग के टाइम पे कुछ बफर डेज भी रखो। ठीक है, बफर डेज क्या है, बीच में जो है कुछ खाली दिन रख दो, लाइक 15 दिन का आपने कोई स्टडी प्लान का स्लॉट बनाया हुआ है, उसके बाद में 2 या 3 दिन जो है बफर रखो कि अगर बीच में कुछ ऊपर नीचे हो गया था, अच्छे से आप प्रिपरेशन नहीं कर पाए, या घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, आप बीमार हो गए थे, या फिर आप पूरा कैचअप नहीं कर पाए डेली शेड्यूल को, उस चीज़ को हम जो है बफर डेज में कंप्लीट करेंगे। ओके, एंड अगर आपका सब कुछ टाइमली कंप्लीट हो गया तो बफर डेज को आप एंजॉय करने के लिए यूज़ करो। ओके, उसके बाद में पढ़ने के तरीके होते हैं। शॉर्ट में मैं जैसे आपको बताऊं, आप कोई सब्जेक्ट उठाया हुआ है आपने, फॉर एग्जांपल आपने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, रेस्पिरेशन के बाद में आपने कार्डियो पढ़ा, फिर न्यूरो पढ़ा। ऐसा नहीं है कि फिर कार्डियो और न्यूरो में घुस गए हो, रेस्पिरेशन को भी बीच में टाइम देकर रिविजन करना होता है। अगर आपने आज एक बार रिवाइज कर लिया, फिर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के दूसरी बार जब ये रिवीजन का टाइम आएगा ना इस सब्जेक्ट का, आप जो है सब कुछ भूल चुके होगे। तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी है इस वाले सब्जेक्ट को जो है बीच बीच में भी रिवाइज करते हुए चलना है। ठीक है, ये एक डिफरेंट वीडियो मैं बना दूंगी कि किस तरह से पढ़ना है, बट अभी जो है मेनली इसको मैं स्ट्रेटेजी बेस्ड रखूंगी कि स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, एक बार स्ट्रेटेजी बनाने के बाद में किसी फोमो में नहीं आना है।
किया, मैंने ये वाला टेस्ट सीरीज़ नहीं लिया है, या फिर मैंने इस वाली किताब को जो है अपने पढ़ाई में ऐड नहीं किया है, फलानी कोचिंग के मैंने नोट्स नहीं देखे हैं, या फिर इधर उधर से मैं वन लाइनर देख लेता हूँ। जो लास्ट में आप लोग वन लाइनर देखते हो ना, कहीं से भी पीडीएफ उठा लेते हो, वो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर टाइमली अपने नोट्स बनाओगे, टाइमली अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे। आपको क्यों दूसरों के लास्ट मिनट रिवीजन देखनी है जब आपकी खुद की होगी? तो सबका लास्ट मिनट रिवीजन अलग होता है, ठीक है। मेरे लिए मुझे कुछ और चीज़ें डिफिकल्ट लगती हैं, आपको कुछ और लगती होंगी, तो ऐसे किसी का भी एलएमआर हमें नहीं देखना होता है, अपना खुद बनाना है। ओके, तो बस जो एक बार हमने सोर्सेज सोच लिए हैं उन पे स्टिक हो जाना है, वही पढ़ने हैं। उसके बाद में अगर कोई ऐसा डिसीजन है कि आपको पढ़ाई के साथ, कि आपको जॉब के साथ पढ़ाई करनी है या फिर फुल टाइम स्टडी करना है, वो डिसीजन भी अभी ले लो, या फिर एग्ज़ाम से कितने दिन पहले मुझे छुट्टी लेनी है, ठीक है। ये सब जो है अभी सब कुछ सोच के बैठ जाओ, उसी के अकॉर्डिंग प्लान करोगे। ओके, अब कुछ एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम जॉब के साथ पॉसिबल है या नहीं है। देखो, पॉसिबल तो सब कुछ है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, बट द थिंग इज जॉब के साथ में आपको जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ड्यूटी से आके तुम थक भी जाते होगे, मूड भी ख़राब होता होगा कई बार, ठीक है, नाइट ड्यूटी भी है, तुम्हारा शेड्यूल भी चेंज हो जाता है, तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है। बट आई नो देयर आर फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो विद सम पीपल की जिनको जॉब करनी ही है, तो वो क्या करना, आप जो है अपनी छुट्टियों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया करो, ठीक है। आते जाते टाइम को यूज़ करो, और अगर ड्यूटीज़ के बीच में ब्रेक मिलता है उसको यूज़ करो। देखो, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, फाइन। उसके बाद में इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन करना है। अब नेक्स्ट आता है सोर्सेज कौन से यूज़ करने हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज के बिना कुछ नहीं है, यही तो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हमने कहाँ से पढ़ना है। देखो, दो चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, एक तो हमें पढ़नी होती है थ्योरी, प्लस हमें करना होता है एमसीक्यू प्रैक्टिस। ओके, थ्योरी के लिए मैं आपको बोलूँगी, इसमें देखो अब हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक तो वो हैं जो कोचिंग कर रहे हैं और दूसरे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। कोचिंग वालों के लिए ऑब्वियसली अलग तरीका होगा पढ़ने का और सेल्फ स्टडी वालों के लिए अलग रहेगा। कोचिंग वालों के लिए पहले अगर बात करें तो जो आपके कोचिंग नोट्स हैं आप बस उनको पढ़ो, बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम करो तो आप क्या कर लेना, एनक्लेक्स सॉन्डर्स की बुक से उस थ्योरी को एनरिच कर लेना। मतलब क्या करोगे, कोचिंग के नोट्स पढ़ोगे, उसके बाद में एनक्लेक्स सॉन्डर्स से उसकी थ्योरी पढ़ोगे, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिले हैं वो आप जो है अपने नोट्स में लिख लोगे। सिंपल, ये आपकी थ्योरी कंप्लीट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब जो सेल्फ स्टडी जो बच्चे करेंगे उनके लिए मैं क्या बोलूँगी, आप क्या करो, कहीं से भी नोट्स उठा लो। ऑनलाइन जो है सारे नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। कहीं से भी नोट्स उठा लिए, उसको जो है एनरिच कर लो अपनी एनक्लेक्स बुक से, एनक्लेक्स सॉन्डर्स से जो है आप उसमें पॉइंट्स ऐड कर लो। सिंपल है। वैसे आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप लोगों के पास खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है लर्न करना और एक दिमाग में छाप छूट जाती है। बट आई कैन अंडरस्टैंड 4 months इज़ लेफ्ट, ठीक है। 4 महीने में अब तुम नोट्स बनाओगे, रिविजन करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, बहुत सारा काम है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, कहीं से भी नोट्स उठा लो और उसको जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसमें ऐड करते चले जाओ एनक्लेक्स के, फाइन। या फिर अगर दूसरी कोई बुक आपको चाहिए थ्योरी के लिए तो दैट कैन बी मिशन परिचारिका, वो बुक थोड़ी अच्छी है, उसको आप प्रेफर कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट, कि क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है। देखो, और हाँ, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मैं उनको बोलूँगी कि नोट्स मेकिंग वाला काम जो है थोड़ा जल्दी कंप्लीट करो। लर्न नहीं करना, फर्स्ट टाइम में कोई लर्न नहीं करना होता, बस तुम लिखते जाओ, अपने नोट्स को एनरिच करते जाओ, ताकि जल्दी से हम रिवीजन पार्ट पे उतरें। देखो, याद करे बिना कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ का लिखने का, ठीक है। तो हमें जो है रिवीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, फाइन। और रिवीजन कब स्टार्ट होगा, जब तुम एक बार लिख चुके होगे चीज़ों को या अपने नोट्स कंप्लीट कर चुके होगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंप्लीट योर नोट्स, जल्दी से अपने नोट्स कंप्लीट करो ताकि हम रिविजन स्टार्ट कर सकें। ओके, एंड नाउ कम टू एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। ओके, एमसीक्यू प्रैक्टिस आप करोगे, अगेन मैं एक रूल बताती हूँ आपको, एक ले लो एडवांस बुक, एक बुक, और 2 ले लो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए बुक। ओके, एडवांस बुक में आप कौन सी करोगे, सॉन्डर्स एनक्लेक्स या फिर मॉसबी, इनमें से जो आपको पसंद है वो कर लो, ठीक है। सॉन्डर्स के या मॉसबी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ओके, एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए जो हमारे थोड़े वन लाइनर होते हैं, एडवांस में तो आपने सिनेरियो बेस्ड कर लिया है, और वन लाइनर के लिए हम क्या ले सकते हैं, PR यादव ले सकते हैं, या फिर
टारगेट हाई ले सकते हैं। ओके, PR यादव क्यों? PR यादव में PYQs दे रखे हैं ऑलरेडी, जो पहले पूछे गए हैं। ठीक है, देखो किसी भी पेपर में जो है 50 से 60% जो है PYQs आते हैं। एग्जैक्ट PYQ नहीं आएगा, सेम लैंग्वेज नहीं आएगी, बट टॉपिक वही रहता है। यार हर बार इतने सारे टॉपिक थोड़ी ना है कि नया टॉपिक उठा दिया जाए, टॉपिक तो वही रहेंगे। तो आप क्या करो, आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसका अप डाउन लेफ्ट राइट सब कुछ पढ़ के चले जाओ, उस टॉपिक को बिल्कुल पक्का कर लो कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो इस केस में PR यादव जो है बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही सिंपल बुक है, बिगनर के लिए भी बहुत अच्छी बुक है, तो आप PR यादव से कर सकते हो। सेकंड इज टारगेट हाई, अगेन एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद में अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम ये वाली बुक ले लूँ, दूसरी तीसरी, बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं। उनके लिए मैं बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि वो बुक आपके लिए ठीक है तो आप उधर से कर लो, मुझे तो कोई इशू नहीं है। बट मैं जो है अपनी पर्सनली इन दोनों बुक्स को प्रेफर करती हूँ। ये दोनों बुक जो हैं थोड़ा इजी है पढ़ने में, प्लस अभी जो बच्चे नॉर्सेट 10 का मेंस एग्जाम दे के आए हैं उनको पता चल गया होगा कि यार बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं थी चीज़ें। ठीक है, तो ये बुक जो है रियली बेनिफिशियल हैं। उसके बाद में कुछ बच्चों का डाउट होता है कि इज़ PR यादव रिलेवेंट, इज़ टारगेट हाई रिलेवेंट। ठीक है, ये काफ़ी पुरानी बुक्स हो गई हैं। यार पुरानी हैं बट इनके भी तो न्यू एडिशन आ रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि ये बुक जो है कभी पुराने 100 साल पहले लिख दी थी और वो 100 साल से चली आ रही है, ऐसा नहीं है। इसका भी एडिशन आया है, PR यादव का 2025 में एक एडिशन आया है, तो उन्होंने अपडेट कर दी है अपनी बुक। तो बुक्स भी जो है अपडेट होती रहती हैं विद टाइम। ठीक है, तो पुराना नया कुछ नहीं होता। थ्योरी जो है 10 साल पहले भी वही थी, आज भी वही है। MI है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसके साइन एंड सिम्टम 10 साल पहले भी यही दिखते थे और आज भी यही दिखते हैं। ओके, थोड़ा बहुत जो ट्रीटमेंट में चेंजेस आता है वो हम न्यू गाइडलाइंस में कवर कर लेते हैं, बट वो भी बहुत सारे चेंजेस नहीं होते। कुल मिला के आपको जब लास्ट टाइम में आप बैठोगे ना तो 20-25 कुछ अपडेट मिलेंगे, वो लास्ट में पढ़ लेना। ओके, तो इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगी कि दिस बुक्स आर कम्प्लीटली रिलेवेंट। ओके, उसके बाद में कितने क्वेश्चन हमें डेली प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अगर कोई एस्पिरेंट जो है सेकंड टाइम है या थर्ड टाइम रिपीटर है तो वो कम से कम यार 400 से 500 क्वेश्चन आप लोग किया करो। ठीक है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सब कुछ, तो 400-500 क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, अगर कोई बिगनर है जिसको ज़्यादा आदत नहीं है, इतना स्टेमिना नहीं है कि 400 से 500 क्वेश्चन कर पाए, एटलीस्ट 100 से 200 क्वेश्चन तुम लोग भी करोगे। ओके, नाउ कम टू फिफ्थ पॉइंट, दैट इज सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है, तो कौन सी लेनी है। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे आते हैं कि लेनी है या नहीं लेनी है। कोचिंग जो है क्यों फ़ायदेमंद है मैं आपको बताती हूँ। कोचिंग क्या करती है, चीज़ों को थोड़ा इजी बना देती है, स्पून फीडिंग कर देगी, आपका टाइम बचा लेगी। ओके, आपको सीधा सीधा नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे, चीज़ें आसानी से याद होंगी। तो कोचिंग क्या है, कुल मिला के इन शॉर्ट चीज़ों को आसान कर देती है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है सेल्फ स्टडी वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। सेल्फ स्टडी करके भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम निकालते हैं। ठीक है, तो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कोचिंग करना है या नहीं करना है। एग्जाम जो है दोनों निकाल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोचिंग जो बच्चे कर रहे हैं सबका सिलेक्शन हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनका किसी का सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू यार, तुम लोगों का डिटर्मिनेशन कितना है। ठीक है, दूसरी बात, आज के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन इतना अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल हैं, टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है कोचिंग अफोर्ड नहीं भी कर सकता ना, वो भी आज के टाइम पे एग्जाम निकाल सकता है सेल्फ स्टडी करके। ओके, हाँ, बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली तुम्हें टीचर्स ढूंढने पड़ेंगे कि कौन से टीचर्स का मुझे पढ़ना है, तुम्हें थोड़ा सा कोचिंग के नोट्स देखने पड़ेंगे, तरह तरह की कोचिंग्स है कि मुझे कौन से वाले नोट्स फॉलो करने हैं, ये वाली मेहनत बढ़ जाती है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली लर्न तो तुम्हें ही करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमने करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोचिंग, कौन सी कोचिंग प्रेफर करें। इतने सारे डाउट्स हैं बच्चों के कि कौन सी कोचिंग प्रेफर करें। मैम आप बता दो कौन सी कोचिंग पे जाएं। देखो, मेरी कोई पर्सनल फेवरेट कोचिंग नहीं है, मैंने सभी कोचिंग के नोट्स नहीं देखे हैं, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन कि मैं किसी कोचिंग को सही या गलत बताऊं। ओके, बट आप क्या कर सकते हो, मैं एक रास्ता बता देती हूँ किस तरीके से आपको कोचिंग जो है डिसाइड करनी है। क्या करो, आप टीचर की क्लासेस लो कि कौन से टीचर का आपको समझ आ रहा है। ठीक है, आज के टाइम पे सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, कम से कम उस टीचर की 2 या 3 वीडियोस देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि
इस टीचर का पढ़ाया हुआ मुझे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो मेरी नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग टीचर पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे जो है, जब मैं पढ़ती थी तो मुझे चाहिए था कि जो टीचर थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाए, ठीक है। अगर कोई टीचर आराम आराम से पढ़ाता है तो मेरा फोकस लूज़ हो जाता है। आई वांट कि जल्दी जल्दी मुझे पढ़ाया जाए, तो मुझे वो वाले टीचर ज़्यादा अच्छे लगते थे। प्लस मुझे चाहिए कि जो टीचर्स मुझे इधर उधर का भी बताता हुआ चले। फॉर एग्जाम्पल अगर MSN पढ़ा रहा है और उसके बीच में गायनी का कोई पॉइंट आ जाता है तो वो भी उस नोट्स में ऐड करवा दे, मैं ऐसे टीचर्स को प्रेफर करती थी, ठीक है। बट कुछ लोग होंगे जो शायद जिनको चाहिए होता होगा कि टीचर बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाए, थोड़ा ठहर के पढ़ाए। अलग अलग लोगों की प्रेफरेंस होती है। तो आप देखो कि आपका जो इंटरेस्ट है किसके साथ अलाइन होता है, कौन से टीचर के साथ अलाइन होता है, और आप उसी टीचर को प्रेफर कर सकते हो। फाइन। एक टीचर का हर बच्चे को समझ नहीं आता, ठीक है। हर स्टूडेंट की अलग अलग नीड्स हैं। तो जो भी आपको लगे कि मुझे ये वाला टीचर ईजी करके समझा रहा है, जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। नाउ कम टू टेस्ट सीरीज, कि टेस्ट सीरीज लेनी है या नहीं लेनी है। एक तो टेस्ट सीरीज का इतना हुआ बना रखा है कि जैसे इसके बिना सिलेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। ये हमारे नोट्स आते हैं, उसके बाद में MCQ प्रैक्टिस आती है, उसके बाद में जो है टेस्ट सीरीज आती है, ठीक है। तो इसको जो है बाद के दिनों के लिए रखो, लाइक लास्ट का 1 मंथ या 2 मंथ्स के लिए आप जो है रखोगे। लास्ट के 2 मंथ्स में टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है, ओके। अब टेस्ट सीरीज कौन सी लेनी है, देखो जो कोचिंग वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको तो जो है कोचिंग वालों ने प्रोवाइड कर दिया होगा। टेस्ट सीरीज बेसिकली क्यों लगाई जाती है, पहले तो ये समझो। देखो जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं सारी ऑलमोस्ट सेम है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता लेवल ऑफ क्वेश्चंस में, ठीक है। सेम से ही होते हैं। तो आप जो कोई सी भी टेस्ट सीरीज ले लो, एक चीज़। दूसरी चीज़, टेस्ट सीरीज लगाई जाती है अपना लेवल जानने के लिए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ इन लोगों की भीड़ में, जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। अपना स्टेटस जानने के लिए हम जो है टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं, ठीक है। अब कोचिंग वाले बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली क्लास में एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें पता चलता रहता होगा, ट्रैक कर पाते होंगे कि स्टार्टिंग में जब मैं आया मेरी ये रैंक आती थी, बाद में मेरी ये होने लग गया, बाद में जो है इतनी इंप्रूवमेंट आई, अभी ये है। तो वो अपने आप को ट्रैक कर पाते हैं। टेस्ट सीरीज इज़ फॉर ट्रैकिंग, ठीक है। बट जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको मैं बोलूँगी लास्ट टाइम पे टेस्ट सीरीज ले लेना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ओके। एंड ऑलवेज ट्राई कि यार एटलीस्ट टॉप 100 में तो आप रहो, ठीक है। ये एटलीस्ट बता रही हूँ मैं। एम फॉर हाई, कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा एम करने का, ओके। तो आपको जो है लास्ट में टेस्ट सीरीज लगानी है, लाइक 1 मंथ और 2 मंथ्स बिफोर, ओके। नाउ क्वेश्चन इज विच टेस्ट सीरीज, विच में बस मैं यही बोलूँगी कि जो आपको ठीक लगे आप लगा लो, सारी सेम ही हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट FMGE। अगेन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मुझे मैसेज आते हैं कि नीट PG वाले क्वेश्चंस भी करने हैं क्या। देखो भाई, बहुत ऑनेस्टली इस बात का जवाब देती हूँ। नीट एग्ज़ाम का, नीट PG एग्ज़ाम का एंड नॉर्सेट एग्ज़ाम का कहीं से भी कोई कंपैरिजन नहीं है। इनका कोई लेवल मैच करता ही नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ा भ्रम फैल गया है कि नीट PG से क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके। देखो एक चीज़ बताती हूँ, हर एक पेपर में कोई भी एग्ज़ाम है उसमें क्या होता है, 30% जो है ईजी पेपर होता है, ठीक है। 40 से 50% आप जो है मॉडरेट मान लो, ठीक है, मॉडरेट। उसके बाद में 30% जो है आप डिफ़िकल्ट मान लो। इस तरीके से कोई भी पेपर होता है, चाहे वो आपका नॉर्सेट हुआ, नीट PG हुआ, चाहे कोई क्लास 4 जॉब के लिए एग्जाम है, ये पैटर्न रहता है। 30% ईजी, 40 to 50 मॉडरेट रहेगा एंड 30% डिफिकल्ट आ गया, ओके। अब ऐसा हो सकता है कि जो नीट PG वालों का इजी वाला क्वेश्चन था वो हमारे डिफिकल्ट वाले पोर्शन में आ जाए। उनके लिए वो बहुत इजी है, बट वो हमें जो है बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। थोड़े से जो दिमाग लगा के बच्चे सुनेंगे ना, इस बात को समझ जाएंगे, पकड़ लेंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कि उनका इजी क्वेश्चन अगर हमारे डिफिकल्ट वाले में आ भी गया, 2 या 3 क्वेश्चन, क्या बहुत बड़ी बात है यार। एक बात बताओ, 160 क्वेश्चन आते हैं नॉर्सेट मेंस में, अगर 3 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट उठ के नीट PG से आ भी गए, ठीक है, क्या आपकी नैया पार निकल जाएगी। 157 क्वेश्चन आप गलत करके आ रहे हो, ठीक है। सारा ध्यान जो है नीट PG के क्वेश्चंस क्लियर करने में लगा दिया। इनपुट आउटपुट एक चीज़ होती है कि आप मेहनत कर रहे हो 110% की नीट PG के लिए, बट आपने क्वेश्चन करे हैं 3 सही। कोई सेंस नहीं निकल रही ना इस चीज़ की। इससे अच्छा मैं तो क्या प्रेफर करूँगी, मैं अपनी किताबों को जहाँ 4 बार रिविजन कर रही थी नीट PG ना करके मैं 5 बार रिवाइज कर लूँगी, ताकि ये 157 में से और प्रोबेबिलिटी ऊपर चली जाए मेरे क्वेश्चन ठीक होने की। फाइन। तो नीट PG के क्वेश्चन सॉल्व करना मुझे कहीं से कोई सेंस नहीं निकलती है। मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे जो है इसका क्यों प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है।
एक एस्पिरेंट का मुझे मैसेज आया था कि दी मैंने ना मैरो की किताब पढ़ी थी। मैरो एंड प्रेप लेटर जो है नीट पीजी वालों के लिए होता है, ठीक है, उनका एक कोचिंग मान लो या टेस्ट सीरीज मान लो, ठीक है। तो बोलती मैंने मैरो का जो है क्वेश्चन किए थे, उसमें से जो है 3 क्वेश्चन आए हुए थे। यार 3 क्वेश्चन आ गए वो तो ठीक है, बट तुम ये भी तो देखो, तुमने पूरी मैरो की किताब पढ़ डाली उस चीज़ के लिए, बट क्वेश्चन आ गया तुम्हारा IM इंजेक्शन कैसे लगाना है। ये मैरो वाले थोड़ी बताएंगे कि वो 90 डिग्री पे लगेगा, ये तो आपकी नर्सिंग की किताबें ही बता देंगी। तो मुझे जो है कहीं से ये वाइस डिसीजन नहीं लगता है कि नीट पीजी के लिए प्रिपरेशन करना। ओके, एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। एक OT टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, ठीक है, और एक अपना नॉर्सेट का एग्ज़ाम है। ओके, OT टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके और हमारे 5 क्वेश्चन मिल जाएं। क्यों मिल जाएं? क्योंकि यार वो भी सेम मशीन्स देख रहा है OT में, ठीक है। कॉटरी है, बाइपोलर कॉटरी है, या फिर क्यूजा मशीन है। क्यूजा एक मशीन होती है जो ट्यूमर निकालने के काम आती है, ठीक है। तो क्यूजा मशीन का तो नॉर्सेट वाले को भी पता होगा, OT टेक्नीशियन को भी पता होगा। कॉटरी का नॉर्सेट वाले को भी पता होगा, OT टेक्नीशियन वाले को पता होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना OT टेक्नीशियन का लेवल नॉर्सेट के बराबर हो गया, नहीं है ना ऐसा। तो सिर्फ इन 4-5 क्वेश्चन से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा पेपर उस लेवल का नहीं है। नहीं है भाई, हमारा पेपर उस लेवल का नहीं है। और मैं तुम्हें बताऊं, इस चीज़ को लेके मैं इतना परेशान हूँ कि बच्चे इतनी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं कि यार कहाँ अपनी 2 या 3 किताबें पढ़ के सिलेक्शन निकल जाना था। बस हाँ, इस किताबों को आपको 4, 5, 6 बार पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन हो जाएगा। बट वो बच्चा जो है गलत डायरेक्शन में चला गया, नीट पीजी में चला गया है, और वो वही पढ़ता रह गया और अपनी बेसिक किताबें नहीं पढ़ पाया, ठीक है। कोई पॉइंट नहीं है इस बात का। ओके, एंड वन मोर थिंग मैं आपको एक बताती हूँ, ठीक है। माई ब्रदर इज़ रेडियोलॉजिस्ट, ओके। उसने जो है लास्ट टू लास्ट ईयर नीट पीजी का एग्ज़ाम दिया था, ओके, एंड ही गॉट अ गुड रैंक, तभी उसको रेडियोलॉजी मिला है, ठीक है। तो ये बस मैं आपको रेफरेंस देने के लिए समझा रही हूँ। उसको जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस दिखाए नॉर्सेट के कि भाई तेरे एग्ज़ाम में ऐसा कुछ आता है क्या। ही सेड नो, हमारा एग्ज़ाम लेवल ये नहीं है, हमारा एग्ज़ाम लिटरली बहुत डिफिकल्ट है। नीट पीजी लिटरली एक बहुत डिफिकल्ट एग्ज़ाम है। उसके बाद में मैंने और थोड़ा रिसर्च करने के लिए, मैं OT में वर्क करती हूँ, OT में बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, ठीक है। मैं न्यूरोसर्जरी में हूँ, तो ऑब्वियसली न्यूरोसर्जरी में ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट लोग वहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। उनसे मैंने पूछा कि आप लोगों का एग्ज़ाम ऐसा आता है क्या, कुछ क्वेश्चंस दिखा के। वो बोलते नहीं, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं होते हमारे, ठीक है, हमारा पेपर तो बहुत टफ है। तो मुझे समझ नहीं आता कहाँ से ये अफवाह फैल गई कि हमारा पेपर नीट पीजी के लेवल का है। ओके, हाँ, एक्सेप्शन के नाम पे मैं ये बोल सकती हूँ, हो सकता है 3-4 क्वेश्चन आपको सेम से मिल जाए, ठीक है। वो तो यार क्लास 4 के साथ भी हमारे क्वेश्चन अलाइन कर सकते हैं। अगर कोई नर्सिंग ऑर्डरली का एग्जाम है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके क्वेश्चन पेपर में स्पिल मैनेजमेंट पूछ लिया जाए कि ब्लड स्पिल हो गया, कितना हाइपोक्लोराइड तुम डालोगे, और हमारे क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो ये थोड़ी ना है नर्सिंग ऑर्डरली का पेपर और नर्सिंग ऑफिसर का पेपर सेम हो गया ना। तो दिस इज़ कम्प्लीटली अ मिथ। बाकी आपकी इच्छा, आपको जो किताब ठीक लगे आप पढ़ सकते हैं, ओके। बट मैं अपने चैनल पे ऐसा कोई मिथ नहीं फैलाऊंगी, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि बच्चे जो है भ्रमित हो जाए यहाँ पे। ओके, चलो अब इसको खत्म करते हैं, नीट FMG वाले पार्ट को। नाउ कम टू माइंडसेट, क्या होना चाहिए एक एस्पिरेंट का, कैसे एग्जाम निकलेगा। देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग है ना, आधी लड़ाई तुम जीत जाओगे, लिटरली जीत जाओगे। कॉन्फिडेंस में रहना है कि हाँ मैं निकाल लूँगा। सेल्फ बिलीफ जो है बिल्कुल बना के रखना है कि हाँ मेरे में पोटेंशियल है और मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा, ओके। चाहे आप में पोटेंशियल नहीं है, भूल जाओ, आप में कोई टैलेंट नहीं है, आज तक कुछ बड़ा तीर नहीं मारा है, भूल जाओ। बट अपने आप को भरोसा दिलाओ, कोई बात नहीं, आज तक नहीं किया, अब मैं करके दिखाऊंगा, नाउ इट्स माय टाइम। आज तक कुछ नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी लाइफ में कभी कुछ नहीं करोगे, ठीक है। दोबारा बोल रही हूँ, इतना मुश्किल एग्जाम नहीं है, एक बार डट के मेहनत करो, निकल जाएगा एग्जाम। सेल्फ बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इज स्टे काम, बिल्कुल शांत रहना है प्रिपरेशन के टाइम पे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जो बच्चे हॉस्टल में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं या PG लिया हुआ है, रूम रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है, रूममेट से कोई लड़ाई हो जाती है, कुछ इशू हो जाता है, भाई तुमने झगड़ना ही नहीं है। जैसा सामने वाला बोले ओके, बात खत्म। तुमने अपना फोकस जो है सारा जो है पढ़ाई पे लगा के रखना है। इन 4 महीने में कोई फाइट नहीं करनी, घर वालों से या कुछ नहीं झगड़ना है, उनकी हाँ में हाँ, ना में ना। बस मुझे जो है एक कमरा दे दो पढ़ने के लिए, या उठ के लाइब्रेरी चले जाओ, किसी से कुछ नहीं झगड़ना है, समय जवाब देगा। आई नो बहुत लोग जो है तुम्हें टॉन्ट कर देते होंगे, बहुत बुरा लगता होगा, गुस्सा आता होगा, अभी जवाब दे दूंगा, नहीं देना। जब हम जवाब देते हैं ना, हमारी वो
एनर्जी जो है, अंदर की फायर जो है ना, वो निकल जाती है और वो निकलने नहीं देनी है, ठीक है। अभी अभी फेल हुए हो नॉर्सेट एग्जाम में, याद रखना है, ये वाली चीज़ भूलनी नहीं है। इस बार जो है, जो भी लोग तुम्हें टॉन्ट करते हैं, जवाब देना है अपने रिजल्ट से, ठीक है। मुंह से कोई जवाब नहीं देगा। नाउ लास्ट पार्ट इज हाउ आई डिड, मैंने कैसे किया था, 40 रैंक कैसे आया था फर्स्ट टाइम में। ओके देखो, मैंने जो है 3 महीने की पढ़ाई में निकाल लिया था पेपर, पर मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, ठीक है। हेक्टिक का मतलब तुम यूँ मान लो, मैं 15-15 घंटे पढ़ी हूँ 3 महीने के लिए, इसीलिए जो है मेरा एग्ज़ाम कम टाइम में निकला है। ऑब्वियसली अगर आप डेली का 6-6 घंटे पढ़ोगे तो आप जो है 8 महीने में ये एग्ज़ाम निकाल दोगे। ये एक रफ आइडिया दे रही हूँ मैं ऐसे ही, ठीक है। और अगर आप 15 घंटे पढ़ोगे तो जो है आप थोड़े कम टाइम में निकाल लोगे, ओके। बशर्ते तुम्हारा जो है प्रोडक्टिव होना चाहिए ये टाइम, ओके। तो मेरा क्या शेड्यूल होता था मैं बता देती हूँ। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बता रखा है, मेरे काम ही 2 थे, एक मैं सोती थी और एक मैं पढ़ती थी। इसके अलावा बाकी कामों के लिए पूरे दिन में शायद मैं 1 घंटा लगाती होंगी। अदरवाइज इसके अलावा मैं अपनी एनर्जी कहीं स्पेंड नहीं करती थी, ना मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती थी, सोशल मीडिया मैं नहीं चलाती थी। सब वेस्ट ऑफ टाइम है, सब कुछ यहीं मिलेगा 4 महीने बाद में, ठीक है। फिर खूब चला लेना, बट अभी जो है कोई सोशल मीडिया प्लीज़ मत चलाओ, ओके। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है कि आप जो सोशल मीडिया का थोड़ा ठीक यूज़ करते हो, जैसे कि बस 15 मिनट चलाया दिन में या आधा घंटा चलाया, उससे ज़्यादा आप स्क्रोलिंग नहीं करते हो, तो आप विद सोशल मीडिया भी निकाल सकते हो। एक्सेप्शंस हर चीज़ में होती है, बट अगर आपको लगता है आप एक बार स्क्रोल करने लग गए और उसी में रह जाते हो, तो भाई सोशल मीडिया बंद कर दो। उसके बाद में जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, मैं कोई सेलिब्रेशन नहीं करती थी। मुझे याद है मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे दिवाली आई थी बीच में, ओके, और मैंने कोई दिवाली सेलिब्रेट नहीं की थी। अपने घर पे गई थी मैं 1 दिन के लिए, दिवाली वाले दिन मॉर्निंग में गई, अगले दिन मॉर्निंग में वापस आ गई। बस 1 दिन वहाँ पे स्पेंड किया था पूरी प्रिपरेशन में, वो 1 दिन मैंने ख़राब किया था, अदरवाइज़ मेरा 1 दिन भी ख़राब नहीं था, ओके। आई वॉज कम्प्लीटली डिटर्मिन्ड कि भाई मुझे एक बार में सीट निकालनी है, मुझे इस लूप में नहीं फंसना है। बिकॉज जैसे जैसे तुम इस लूप में फंसते हो, ऑब्वियसली तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा नीचे आता जाता है, ओके। तो मुझे इस लूप में नहीं फंसना था, इसलिए मैंने जो है बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ाई को दिया था, ठीक है। तो एटलीस्ट मैं आपको बोलूँगी कम से कम यार 10 से 12 घंटे आप पढ़ा करो। बाकी आवर्स जो है कभी फिक्स नहीं होते, कोई जो है 5 घंटे में सेम काम कर सकता है, कोई शायद उसी काम को 12 घंटे में करे। इट डिपेंड्स ऑन योर आउटपुट कि आप कितना आउटपुट लेते हो, ओके। बट आइडियली जो एक एवरेज बच्चे के लिए एटलीस्ट 10-12 घंटे पढ़ लो यार, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। 4 महीने बाद दोबारा एग्जाम आ रहा है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट नॉर्सेट 11 कंप्लीट स्ट्रेटजी। होप सो सब कुछ जो है क्रिस्टल क्लियर हो गया हो, कैसे कैसे क्या क्या करना है, ओके। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।